आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 11th का तीसरा चैप्टर त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति जो है वो दो शब्दों से मिलकर बनी है। पहला है त्रिकोण और दूसरा है मिति। ठीक है, तो त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बनी है। पहला है त्रिकोण, दूसरा क्या है मिति। तो देखिए त्रिकोण का अर्थ क्या होता है, तीन कोणों वाली आकृति, और मिति का अर्थ होता है माप। त्रिकोण मतलब होता है तीन कोणों वाली आकृति और मिति का अर्थ होता है माप। तो तीन कोण वाली आकृति कौन होती है, त्रिभुज। त्रिभुज क्या है, तीन कोण वाली आकृति है। देखिए ये तीन कोण है, तो इसका मतलब त्रिभुज के कोण और भुजा के माप से संबंधित है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति त्रिभुज के कोण और भुजा के माप से क्या है, संबंधित है। यही इसका अर्थ है त्रिकोणमिति का। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोण। कोण क्या है, जैसे यह एक किरण है ओ ए। ओ ए क्या है, एक किरण है, इसका प्रारंभिक बिंदु क्या है, ओ है। तो किसी किरण को उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घुमाने पर जो आकृति बनती है उसी को हम लोग कोण कहते हैं। तो ये हो गई कोण की परिभाषा। किसी किरण को उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घुमाने पर जो आकृति बनती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अब पढ़ना है कोण का माप। जैसे देखिए यह एक किरण है ओ ए और इसका है प्रारंभिक बिंदु है। तो प्रारंभिक बिंदु है तो प्रारंभिक स्थिति है ओ ए। जब इसको घुमाएंगे तो ओ ए यहाँ पर आ जाएगा, ओ बी, तब एक कोण बन जाएगा। तो प्रारंभिक स्थिति क्या थी, ओ ए, तो इसको कोण की प्रारंभिक भुजा बोलेंगे। और बाद में स्थिति क्या होगी, ओ बी, घुमाने के बाद ओ बी पर आ गया तो ओ बी क्या है, अंतिम भुजा है। तो कोण की ये प्रारंभिक भुजा है और यह है अंतिम भुजा। तो कोण की जो माप है वो क्या होगी, तो कोण की माप क्या है, प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा तक घुमाव की जो मात्रा है वही क्या है, कोण की माप है। और देखिए कोण दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक कोण और एक ऋणात्मक कोण। तो धनात्मक कोण क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए एक किरण है ओ ए, जैसे किरण है ओ ए। अब ओ ए को आप इधर वामावर्त घुमा रहे हैं कि दक्षिणावर्त घुमा रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए इस किरण को आप बिंदु ओ के परितः वामावर्त घुमाते हैं, यानी इस साइड घुमाते हैं वामावर्त। जब वामावर्त घुमाएंगे मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज। जब वामावर्त घुमाएंगे तो जो कोण बनेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। अगर इसी किरण ओ ए को बिंदु ओ की परितः किरण ओ ए को दक्षिणावर्त घुमा रहे हैं आप, दक्षिणावर्त मतलब क्या, क्लॉकवाइज। अगर दक्षिणावर्त घुमाएंगे तो जो कोण बनेगा वो ऋणात्मक कोण बनेगा। वामावर्त घुमाने जो कोण बनेगा वो धनात्मक, और जो दक्षिणावर्त घुमाने क्या बनेगा, ऋणात्मक कोण बनेगा। अब देखिए चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या है, जैसे कोई समतल है, इसके बीच में दो लंबवत रेखाएं, जैसे यक्स ओ यक्स डैश है और वाई ओ वाई डैश है। तो किसी समतल को दो लंबवत रेखाएं क्या करेंगी, चार बराबर भागों में बांट देंगी, और प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, चतुर्थांश कहलाएगा। जैसे ये दो रेखाएं हैं, दो लंबवत रेखाएं, इस समतल को चार बराबर भागों में बांट दिए, एक भाग यह और यह और यह और यह, चार भाग में बट गया। तो चार बराबर भागों में बट गया और प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है। जैसे यह वाला भाग प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, और यह द्वितीय चतुर्थांश, और यह तृतीय चतुर्थांश, और यह चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है। और देखिए अगर इसी पे किरण है, इसको मूल बिंदु मतलब मूल बिंदु जो है उसे क्या मान लेंगे, प्रारंभिक बिंदु, और एक किरण क्या है, ओ ए। अब इसको घुमाने से कोण बनेगा, तो घुमाने मान लीजिए कि ये अंतिम भुजा, कोण की अंतिम भुजा आ गई प्रथम चतुर्थांश में, तो जो कोण बनेगा उसको हम लोग कहेंगे कि वह प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। यदि कोण बना रहे हैं, देखिए कोण मान लीजिए यहाँ बन गया, तो कोण यहाँ पे बन गया इतना, तो ये देखिए इसकी अंतिम भुजा द्वितीय चतुर्थांश में, तो हम लोग कहेंगे क्या, कि कोण द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। अगर अंतिम भुजा जिस चतुर्थांश में होगी कोण उसी चतुर्थांश में स्थित होगा। तो इसकी देखिए अंतिम भुजा क्या है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए कोण क्या है, द्वितीय चतुर्थांश में है। यदि कोण की अंतिम भुजा
तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, जैसे इतना कोण बना और अंतिम भुजा कहाँ है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो हम लोग कहेंगे कि यह कोण क्या है, यह जो कोण बन रहा है वह कोण तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो अंतिम भुजा जिस चतुर्थांश में होगी कोण उसी चतुर्थांश में स्थित होगा। इसके बाद है कोणों को मापने की पद्धतियां। ठीक है, तो कोणों को मापने की पद्धतियां निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं। पहला है साष्टिक पद्धति और दूसरा है वृत्तीय पद्धति। तो साष्टिक पद्धति क्या हुआ, इसमें जैसे हमको पता है कि दो लंबवत रेखाओं के बीच जो कोण बनेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो इसमें क्या किया गया, एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा गया, एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा गया। तो एक समकोण को जब 90 बराबर भागों में बांटा गया तो प्रत्येक भाग को 1 डिग्री कहा गया, या उसी को एक अंश कहिए या 1 डिग्री। तो इसको 90 बराबर भागों में बांट दिया गया और प्रत्येक भाग को 1 डिग्री कहा गया। 1 डिग्री को इस तरह लिखते हैं, उसी को 1 डिग्री कहिए या एक अंश कहिए। तो इससे पता चल गया कि 90 बराबर भागों में बांटा गया था और प्रत्येक भाग को 1 डिग्री कहा गया है। इससे पता चला कि एक समकोण में कुल कै डिग्री हो गए, 90 डिग्री। अर्थात एक समकोण बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री। इसके बाद फिर क्या किया गया, इसके बाद जो 1 डिग्री था, 1 डिग्री, अब 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा गया। इस 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा गया और प्रत्येक भाग को 1 मिनट कहा गया, प्रत्येक भाग को 1 मिनट कहा गया। तो इसको जो 60 बराबर भागों में लोग बांटे हैं वो प्रत्येक भाग को क्या कहा गया, 1 मिनट कहा गया। और 1 मिनट को देखिए इस तरह लिखते हैं, 1 के ऊपर डैश लगा देंगे ना, तो ये हो गया 1 मिनट। मतलब हम लोग एक अंश को 60 बराबर भागों में बांटें, एक अंश को 60 बराबर भागों में बांटें और प्रत्येक भाग को 1 मिनट कहें। इसका मतलब एक अंश में कुल कै मिनट, 60 मिनट है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग अब फिर क्या किया गया, 1 मिनट को, जो 1 मिनट है उसको 60 बराबर भागों में बांटा गया और प्रत्येक भाग को 1 सेकेंड कहा गया। 1 सेकेंड को देखिए, 1 सेकेंड को इससे शो करते हैं, 1 के ऊपर डबल डैश लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड को इससे शो करेंगे, तो मतलब 1 मिनट में कुल कै सेकेंड हो गया, 60 सेकेंड हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो ये रही साष्टिक पद्धति। इसके बाद बात करते हैं वृत्तीय पद्धति की। वृत्तीय पद्धति में देखिए, इसमें जो कोण को मापने की जो इकाई होती है वो होती है रेडियन। और रेडियन होता क्या है, जैसे यह एक वृत्त है और इसका केंद्र है और त्रिज्या है r। ठीक है, तो एक चाप लीजिए जिसकी लंबाई त्रिज्या की लंबाई क्या है, बराबर है। तो यदि जो चाप की लंबाई है त्रिज्या की लंबाई के बराबर है तो उस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन कहलाता है। यदि चाप की लंबाई त्रिज्या की लंबाई के बराबर है तो उस चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा उसी को हम लोग कहेंगे 1 रेडियन। और 1 रेडियन को इससे प्रदर्शित करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं 1 रेडियन। अब हम लोग सीखेंगे रेडियन को अंश में बदलना और अंश को रेडियन में बदलना। देखिए, सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं हम लोग और एक व्यास खींचते हैं AB और व्यास का केंद्र है O और त्रिज्या है R और इसी त्रिज्या R के बराबर एक चाप लेते हैं CB। तो जो चाप CB है उसकी लंबाई कितनी, त्रिज्या की लंबाई के बराबर। और हम जानते हैं चाप की लंबाई त्रिज्या की लंबाई के बराबर है तो उस चाप द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा वह होगा 1 रेडियन। ठीक है, देखिए इसको और क्या लिख सकते हैं, जैसे कोण AOB, कोण AOB मतलब यह कोण AOB बटे कोण COB, कोण COB। तो इन दोनों कोणों का अनुपात क्या होगा, किसके बराबर होगा, तो इन दोनों कोणों का अनुपात संगत चाप की लंबाई के अनुपात के बराबर होगा ज्यामिति से। तो देखिए इसका संगत चाप कौन है, AOB का संगत चाप क्या है, ACB और इसका संगत चाप कौन है, COB का CB। तो ये हो गया CB। तो जो AOB तो ये व्यास है इसलिए कोण कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो ये हो गया 180 डिग्री और जो COB है
वो तो दिया गया है कि वो क्या है, 1 रेडियन है, और जो चाप की लंबाई क्या है, ACB, ये क्या व्यास है, इसलिए क्या होगा, अर्ध परिधि होगा, मतलब परिधि का आधा होगा। तो पूरा परिधि की लंबाई क्या होती है, 2πr, 2πr। तो इसका आधा कर देंगे तो बटे 2 लगाना पड़ेगा, तो आ जाएगा πr। तो ये हो गया πr, परिधि का आधा, और CB की लंबाई r लिखा ही है, तो r से r कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 180 डिग्री बराबर पाई को बटे भेज दीजिए आप, फिर यहाँ कितना बचेगा, 1 रेडियन। तो देखिए इस तरह में लोग लिख सकते हैं कि 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री। तो पता चल गया कि रेडियन को यदि डिग्री में बदलना है तो 180 बटे पाई से गुणा करना पड़ेगा, फिर पाई को इधर भेज दीजिए तो ये अंश में चल जाएगा और यह हर में चला जाएगा, और यहाँ हो गया रेडियन बराबर बच गया 1 डिग्री। मतलब डिग्री को यदि रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से गुणा करना पड़ेगा।